नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के आईपीएस दीक्षांत परेड समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की वजह से युवा अधिकारियों से मिलना नहीं हो पा रहा था, इसके बावजूद जल्द ही सबसे मिलेंगे। ये मेरा सभी युवा आईपीएस अधिकारियों से वादा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नीट और जेईई मेंस की परीक्षाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सभी परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। कोर्ट ने अपने 17 अगस्त के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि परीक्षा पर रोक लगाने के लिए 6 प्रदेश की गैर भाजपा सरकारों ने याचिका लगाई थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत सरकार के चीनी ऐपों पर बैन से ड्रैगन की अकल ठिकाने आ गई है। शंघाई सहयोग संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक के इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने चीनी विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। मई की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी। चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अचानक अपना पाकिस्तान दौरा अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया है, जबकि पाकिस्तान के दौरे के लिए जिनपिंग का कार्यक्रम पहले से ही तय था। दरअसल पाकिस्तान को जिनपिंग दौरे से काफी उम्मीदें थीं। इसमें कई महत्वपूर्ण रक्षा और आर्थिक सौदों पर सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही थी। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश से सटे तिब्बत बॉर्डर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब सरकार ने तिब्बती विशेष सीमावर्ती बल की तैनाती करना शुरू कर दी है। इन जवानों की तैनाती किन्नौर और लाहौल स्पीति सीमा पर हो रही है। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग के मुताबिक 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ देश की 1 लोकसभा और अन्य प्रदेशों की 64 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी की एनडीए में एंट्री से चिराग पासवान की चुनौती बढ़ गई है। मांझी को एनडीए में शामिल कराकर नीतीश ने चिराग को बड़ा झटका भी दिया है। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव में एनडीए की सीटों के बंटवारे में हो रही देरी से चिराग परेशान है, जबकि चिराग ने एलजेपी से 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का विगत दिनों ऐलान किया था। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियमों के तहत 11वीं में गणित और विज्ञान विषयों के साथ दाखिला लेने के लिए अंक तय किए गए हैं। इसके लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में 50 या 55% अंक होने चाहिए। ये नियम सीबीएसई की गाइडलाइंस के बाद दिल्ली सरकार ने जारी किए हैं। रेलवे ने एक छात्रा के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलाई है। दरअसल बीएचयू की छात्रा पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से रांची के लिए स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस में बैठ गई। रेलवे ट्रैक पर चल रहे आंदोलन के कारण डाटलगंज में ट्रेन को रोक दिया गया। सभी सवारियों को बसों से रवाना किया गया, लेकिन छात्रा ने बस में जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद छात्रा को अकेले ही ट्रेन से भेजना पड़ा। सपा सरकार में घोटालों के लिए चर्चित रहे खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गायत्री को 2 महीने की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें कि गायत्री प्रजापति लखनऊ के केजीएमयू में पिछले कई दिनों से भर्ती हैं। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बरकरार है। स्थिति बहुत ही नाजुक और गंभीर है। हमारे जवानों का मनोबल काफी ऊंचा है और वो हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अमेरिका और भारत के बाद जापान ने चीनी सामानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जापान ने कहा है कि वो उन जापानी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करेगा जो चीन के बजाय आसियान देशों में अपने सामान को तैयार करेंगी। साथ ही जापान ने भारत और बांग्लादेश को भी इस सूची में शामिल किया है। जापानी कंपनियां अपने उत्पाद भारत और बांग्लादेश में भी तैयार कर सकती हैं। जापान के इस फैसले से दोनों देशों को खासा लाभ होगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चंद्रयान 1 ने बड़ी खोज की है। उसने कुछ ऐसी तस्वीरें ली हैं जिसमें ये पता चला है कि चांद को जंग लग रहा है। इस पर जंग लगने के दाग दिख रहे हैं, यानी कि चांद पर लोहे की मौजूदगी है। चांद की सतह पर ऑक्सीडाइज्ड आयरन यानी लोहे के अंश दिखाई पड़े हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नोएडा अथॉरिटी अपने कर्मचारियों को एक स्मार्ट वॉच देने जा रही है। इसके जरिए कर्मचारियों को अपनी अटेंडेंस लगानी होगी। वहीं इस घड़ी में ऐसा सॉफ्टवेयर भी लगाया गया है जो कर्मचारी पर नजर रखेगा। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने कहा कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1000 कर्मचारियों को स्मार्ट वॉच दी जाएगी। कंगना रनौत ने संजय राउत को ट्वीट के जरिए करारा जवाब दिया है। नए ट्वीट के जरिए कंगना ने ऐलान कर दिया है कि वे 9 सितंबर को मुंबई आएंगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर किसी में हिम्मत है तो वे उन्हें रोक कर दिखाएं। कंगना ने कहा कि मैं जिस समय मुंबई पहुंच जाऊंगी सभी को टाइम जरूर शेयर करूंगी।
संजय राउत ने कंगना को धमकी देने के मामले में सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि कंगना एक महिला कलाकार हैं। मैं कलाकारों का सदैव सम्मान करता हूं, इसलिए उस महिला को धमकी देने का सवाल ही नहीं उठता। कंगना बिना सोचे समझे किसी के भी खिलाफ अनाप शनाप बोल रही है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने बीजेपी को चौंका दिया है। हार्दिक ने राजकोट में कांग्रेस का एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें हार्दिक ने बीजेपी के 40 नेताओं को तोड़ लिया है और कांग्रेस की सदस्यता दिला दी है। वहीं गुजरात कांग्रेस नेता अशोक डांगर ने कहा है कि बीजेपी के 4 से 5 पार्षद जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। खेलो महासचिव और विधायक अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। चौटाला ने कहा कि किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन खट्टर सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। इसके अलावा किसानों को मुआवजा देने के दौरान भेदभाव किया जा रहा है। सजा काट रहे कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं सज्जन कुमार ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन सीजेआई बोबड़े की पीठ ने कहा कि सज्जन कुमार को जमानत नहीं दी जा सकती है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है। कानपुर के चर्चित विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट की गठित जांच कमेटी उज्जैन पहुंच गई है। जांच कमेटी उज्जैन के महाकाल मंदिर में उस गार्ड से पूछताछ करने वाली है जिसने विकास को मंदिर में दबोचा था। गार्ड से पूछताछ के बाद कमेटी मध्य प्रदेश पुलिस से गिरफ्तारी संबंधी जानकारी हासिल करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 7 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान सदन में सैनिटाइजर, पीपीई किट और मंत्रियों के जमीन घोटाला उठाए जाएंगे। इन घोटालों में जनता के पैसे की जो लूट की गई है उसका जयराम सरकार से हिसाब मांगा जाएगा। बिहार के समस्तीपुर पुलिस को टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने इनके पास से एक कार्बाइन, 3 देसी कट्टा और एक वाहन बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि ये सभी लकी यादव और मनमोहन झा कांड सहित कई मामलों में फरार थे। देहरादून में गरीबों के लिए बनने वाले काठ बंगला की एक बार फिर आस जग गई है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नगर निगम ने त्रिवेंद्र सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें काठ बंगला निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। फिलहाल सरकार ने बजट देने की हामी भर दी है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि बजट मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। हरियाणा पंजाब सरकारों की गाइडलाइंस के चलते हजारों लोगों को रोजाना 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। दोनों राज्यों ने एक दूसरे की सीमा में वाहनों की एंट्री पर रोक लगा रखी है। इसके चलते हरियाणा से पंजाब और पंजाब से हरियाणा जाने वाले वाहन लोगों को अपनी सीमा के अंदर ही छोड़ देते हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिहार चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव से मिलने वालों को बड़ा झटका लगा है। लालू से मिलने के लिए रिम्स निदेशक आवास के बाहर पार्टी नेताओं की भीड़ लगी रहती थी। इसे कम करने के लिए रिम्स प्रशासन ने 3 मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों को तैनात कर दिया है, ताकि वहां नेताओं का लालू से मिलने के लिए मजमा ना लग सके। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच नालंदा जिले में बार बालाओं के ठुमके लगाने का मामला सामने आया है। नालंदा से वायरल वीडियो में बार बालाओं के डांस को देखने के लिए लोगों का मजमा लगा है, जहां कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने अमेरिकी राष्ट्रपति आम चुनाव पर बड़ा दावा किया है। राजा ने कहा कि अमेरिकी राज्यों में करीब 20 लाख हिंदू रहते हैं, उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वहीं राजा ने हिंदू समुदाय के लोगों से अपील की है कि वो लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अमेरिकी सरकार का बजट घाटा रिकॉर्ड $3,300 अरब पहुंचने का अनुमान है। अमेरिकी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कई मदों में बजट खर्च किया है। इसमें कोरोना उपचार और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए $2,000 अरब से अधिक की आर्थिक मदद देना भी शामिल है। डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने अपने मुनाफे पर बड़ा दावा किया है। पेटीएम ने कहा कि 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी आय बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो गई। इसके अलावा कंपनी का वर्ष दर वर्ष आधार पर उसके घाटे में 40% की कमी आई है। कोरोना संकट ने राजस्थान कांग्रेस के कई नेताओं के राजयोग को झटका दे दिया है। सीएम गहलोत राजस्थान के निगम और समितियों के अध्यक्षों का मनोनयन करने वाले थे। इसमें सैकड़ों कांग्रेस नेताओं का समायोजन होना था। साथ ही उन्हें राज्य मंत्री स्तर की सुविधाएं मिलनी थी, लेकिन आर्थिक संकट के चलते मनोनयन टाल दिया गया है। बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम राज्यसभा के लिए निर्विरोध सांसद निर्वाचित हो गए हैं। निर्विरोध निर्वाचन के लिए यूपी बीजेपी महामंत्री गोविंद शुक्ला ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद जफर को निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की गई। भर्तियों में विलंब और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि जब लोगों को भर्ती ही नहीं किया जाना था
तो फिर लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हजारों रिक्तियों की अधिसूचना क्यों जारी की गई? सुरजेवाला ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि देश के 40 करोड़ लोगों को गरीबी की गर्त में धकेला जा रहा है और ये सरकार गरीब विरोधी है। रिजर्व बैंक ने बैंकों के प्राथमिक ऋण श्रेणी का दायरा बढ़ा दिया है। इससे बैंक किसानों को सौर संयंत्रों के कर्ज दे सकेंगे। वहीं स्टार्टअप को भी बैंक ऋण की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके तहत स्टार्टअप को 50 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। एनजीटी ने रिहायशी क्षेत्रों में उद्योगों के संचालन पर उत्तर प्रदेश सरकार की खिंचाई की है। एनजीटी ने कहा है कि अगर कानून के प्रति जरा भी सम्मान की भावना है तो वो आदेश को लागू करें। पीठ ने कहा कि तेजी से कदम उठाएं और 31 दिसंबर 2020 तक स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष ने दी है। भाजपा ने इसे तृणमूल कांग्रेस पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा कि ममता बनर्जी संसद में प्रश्नकाल की मांग कर रही हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में प्रश्नकाल से डर रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दादा भाई नौरोजी की जयंती पर संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बता दें कि 13 मार्च 1954 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में दादा भाई नौरोजी के चित्र का अनावरण किया गया था। मायावती ने पूर्ववर्ती सपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार में ब्राह्मणों और दलितों का उत्पीड़न हुआ था। वर्तमान की भाजपा सरकार मुसलमानों का उत्पीड़न कर रही है। सपा सरकार में ब्राह्मणों और दलितों का चुन चुनकर उत्पीड़न किया गया है। महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई में 91 किलोमीटर उत्तर में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.8 रही। ये झटके सुबह 10:33 पर महसूस किए गए। जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के भाई रजय, अजय और शोभित ने गैंगस्टर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। तीनों को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि 1 माह पहले तीनों भाइयों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद से वो फरार चल रहे थे। गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश के बाद तीनों भाइयों ने समर्पण कर दिया। बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच बंद पड़ी रेल सेवा आज फिर से दोबारा शुरू हो गई है। इन 2 स्टेशनों के बीच 3 विशेष ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी गई है। पहली ट्रेन शाम 6:45 बजे रवाना होगी। बता दें कि कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मार्च से ट्रेन सेवाएं बंद हैं। डॉक्टर कफील खान के मथुरा जेल से बाहर निकलने के बाद के घटनाक्रम पर खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि कफील को रात करीब 12 बजे जेल से छोड़ा गया। उस समय यूपी कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन शहनवाज आलम मथुरा जेल के गेट पर खड़े थे। उन्होंने कफील को अपनी कार में बैठाया। वो यूपी छोड़कर राजस्थान चले गए। यहीं एक रिजॉर्ट से कफील की प्रियंका से बात हुई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। भाजपा मंडल अध्यक्ष देश दीपक दीक्षित ने हरदोई के सदर विधायक नितिन अग्रवाल को मांग पत्र सौंपा है। पत्र में उन्होंने कस्बे की मुख्य समस्याओं से अवगत कराया। दीक्षित ने कहा कि विद्युत आपूर्ति के लिए लगे तार जर्जर हो चुके हैं। इन तारों को बदलने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना L1 अस्पताल बनाने की मांग रखी गई है। बिजनौर पुलिस ने 8 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 80 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार हुए तस्करों के पास से फर्जी नंबर की गाड़ी और एक बाइक भी बरामद की गई है। बिजनौर जिले की अस्थायी जेल से 4 कैदी फरार हो गए। सभी कैदी जेल की तीसरी मंजिल पर बंद थे। अस्थायी जेल की कड़ी सुरक्षा के बावजूद 4 कैदियों के फरार होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बाद में पुलिस ने 2 कैदियों को पकड़ लिया और 2 की तलाश जारी है। बिजनौर में नजीबाबाद CHC के चिकित्सा प्रभारी पर मरीजों ने बड़ा आरोप लगाया है। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर सर्वेश मरीजों को दवाइयां नहीं देते हैं। दवा मांगने पर लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं। लोगों में चिकित्सा प्रभारी के व्यवहार को लेकर रोष है। बांदा में ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन न देने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार मनमानी कर रहा है। पीड़ित ने कहा कि पिछले 10 माह से 60 किलो राशन कोटेदार हजम कर रहा है। अब पीड़ित ने नरैनी तहसील में SDM से राशन दिलाने की गुहार लगाई है। 24वें ग्रैंड स्लैम खिताब की कवायद में लगी सेरेना विलियम्स ने जीत दर्ज कर US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में जगह बनाई है। वहीं एंडी मर्रे पुरुष एकल से बाहर हो गए हैं। 23 ग्रैंड स्लैम में सेरेना ने विश्व में 170वें नंबर की रूसी खिलाड़ी मार्गरिटा को 6-2, 6-4 से हराया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेल प्रेमी दर्शकों के लिए अनलॉक 4 में बड़ा ऐलान किया है। रिजिजू ने बताया कि अब खेलों के आयोजन के दौरान दर्शकों को आने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी 100 लोगों को ही इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। दर्शकों की स्टेडियम में वापसी पर अभी फैसला नहीं किया गया है।
टेबल टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नवंबर से शुरू होंगी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने यह जानकारी दी है। संघ ने कहा कि जर्मनी और थाईलैंड द्वारा मेजबानी से पीछे हटने के बाद इस साल नवंबर में पुरुषों और महिलाओं की विश्व कप प्रतियोगिता चीन में आयोजित की जाएगी। आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले टीम के 2 खिलाड़ी समेत 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह से टीम की ट्रेनिंग आगे बढ़नी पड़ी। उधर टीम के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना आईपीएल छोड़कर भारत लौट आए। अब टीम के अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने भी निजी कारणों के चलते आईपीएल से नाम वापस ले लिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।